के उसके सराउंड में हो या सब एरेक्नाइड स्पेस के अंदर अगर ब्लीडिंग हो तो उसको हम कहते हैं सब एरेक्नाइड। इन दोनों के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है? आईसी ब्लीडिंग, ठीक है, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग। ठीक है, अगर हम दोनों को कंपेयर करें कि तो कैपिटल आईसी ब्लीडिंग है। मोस्ट कॉमनली हमारे पास केसेस कौन से आते हैं? आईसी ब्लीडिंग वाले आते हैं। सही, ये वाले बहुत रेयर केसेस आ रहे होते हैं सब एरेक्नाइड हेमरेज के साथ। काजेस क्या हो सकते हैं इसके आईसी ब्लीडिंग के? मोस्ट कॉमन काज इंजरी, चलो इसलिए बोल दिए, लिख लेते हैं। मोस्ट ट्रॉमा, या ट्रॉमेटिक इंजरी। सेकंड नंबर का हाइपरटेंशन, मुदस्सिर सही है। सेकंड मोस्ट कॉमन काज कौन सा है? मोस्ट कॉमन काज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन अगर ज्यादा बढ़ जाए तो हमारे जो सेरेब्रल आर्टरी है वैसे भी डिलिकेट होते हैं, डिलिकेट स्ट्रक्चर होते हैं, तो स्मॉल आर्टरी या स्मॉल ल्यूमेन वाले आर्टरी अगर ऐसा हुआ ब्लीडिंग के ज्यादा चांसेस होते हैं। मोस्ट कॉमन हाइपर, कौन से डिजीज बता दो, कौन सी बीमारी इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो सकती है? हाँ रुकमान, कौन सी बीमारी ऐसी जिसकी वजह से आईसी ब्लीडिंग हो सकती है? नर्वस सिस्टम के रिलेटेड डिसऑर्डर। इजहार कहाँ है आप बता दो। फिर से बताओ। हाँ डिपोजिशन से एक बीमारी है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। सेरेब्रल अमाइलॉइड, क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स खराब हो जाते हैं तो हम इसको कहते हैं इंजियोपैथी। सेरेब्रल एंजियोपैथी ये ऐसी बीमारी होती है, इसके अंदर आप लोगों ने एमाइलॉइड प्रोटीन के बारे में सुना होगा। एमाइलॉइड प्रोटीन की डिपोजिशन हो जाती है कहाँ पे? सेरेब्रल आर्टरीज के अंदर, जिसके स्मॉल ल्यूमन जो स्मॉल डेलिकेट स्ट्रक्चर है, जो इसके सब ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, जिस तरह M1 M2 जो उसके सब ब्रांचेस थे, वहाँ पे एमाइलॉइड प्रोटीन की डिपोजिशन होती है। टाइम गुजरता जाता है, उस आर्टरीज की जो जो ल्यूमन है उसके अंदर फ्रेजिलिटी आ जाती है, वो वीक हो जाता है। सही, आप अगर उसके ऊपर वो वीक भी हो गई एमाइलॉइड प्रोटीन डिपोजिशन और ऊपर से स्लाइटली ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो उसके रप्चरिंग के चांसेस होते हैं। तो सेकंड नंबर पे आप लोग याद रखो सेरेब्रल एमाइलॉइड एंजियोपैथी। इसके अंदर खराबी कौन, ये पहले भी हमने एमाइलॉइड प्रोटीन को डिस्कस किया था। कौन सा क्रोमोसोम रिस्पांसिबल होता है? एमाइलॉइड, जिसके ऊपर एमाइलॉइड प्रोटीन के लिए जीन प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम नंबर 21। क्रोमोसोम नंबर 21 के अंदर अगर एब्नॉर्मलिटीज आ जाती है और इसके अंदर स्पेसिफिक जीन्स होते हैं जो इस एमाइलॉइड प्रोटीन को बनाते हैं, उसको हम कहते हैं एमाइलॉइड प्रेकर्सर प्रोटीन। अगर ये म्यूटेंट हो, इसके अंदर म्यूटेशन हो, ठीक, तो इसकी थ्रू आउट द बॉडी एमाइलॉइड की डिपोजिशन होती है। ब्रेन के अंदर अगर हो गई तो ब्रेन के अंदर ये सेरेब्रल एमाइलॉइड एंजियोपैथी काज होगा। ठीक है, सेरेब्रल एमाइलॉइड क्या होती है कि ब्रेन के जो स्मॉल आर्टरीज है उसके अंदर एमाइलॉइड प्रोटीन की डिपोजिशन होती है। टाइम गुजर जाता है तो वो आर्टरी फ्रैजाइल हो जाते हैं, वो वीक हो जाते हैं, रप्चरिंग के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा ये वाला जीन और ये वाला क्रोमोसोम लिंक भी कर रहा होता है अल्जाइमर डिजीज के साथ। तो जिस पेशेंट की ये जीन म्यूटेंट होता है उसको सेरेब्रल एमाइलॉइड एंजियोपैथी भी हो सकता है। इसकी वजह से उसको स्ट्रोक भी होता है, स्ट्रोक के अटैक होते रहते हैं, और इसके अलावा इस पेशेंट को अल्जाइमर भी होता है। सही, क्योंकि ये वाले एमाइलॉइड डिपोजिशन अल्जाइमर डिजीज वाले पेशेंट के अंदर भी देखे जाते हैं। सही, तो कौन से क्रोमोसोम नंबर 21 के अंदर एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन जीन्स होता है, अगर वो म्यूटेंट है तो पेशेंट को सेरेब्रल एमाइलॉइड एंजियोपैथी हो जाएगी। अब अगर ये ब्लड वेसल है और इसके अंदर यहाँ एमाइलॉइड प्रोटीन की डिपोजिशन हो गई तो ये वाला एरिया वीक हो जाएगा। स्लाइटली अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये ब्लड वेसल रप्चर हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो डिजीज के अंदर सेरेब्रल एमाइलॉइड एंजियोपैथी, ये याद रख लो। क्लियर है सबको? मान क्लियर है? सेरेब्रल एमाइलॉइड
ठीक है। एंजियोपैथी ब्लड वेसल के अंदर बीटा एमाइलॉइड प्रोटीन की डिपोजिशन होती है, क्रोमोसोम 21 के अंदर एपीपी जीन्स होती हैं यानी एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन जीन। अगर ये म्यूटेंट होते हैं इस पेशेंट को मिनी स्ट्रोक भी हो सकते हैं, इसको अल्जाइमर डिजीज भी हो सकते हैं और इसको ये वाली बीमारी भी हो सकती है क्रोनिक। अगर हो गई सेरेब्रल एमाइलॉइड एंजियोपैथी तो ब्लड वेसल के अंदर फ्रैजिलिटी आ जाती है, वो वीक हो जाती है, रप्चरिंग के चांसेस होते हैं। ठीक है। इसके अलावा और क्या काज हो सकते हैं? सही जो सबसे ज्यादा है, सही है, वो एक काज हो सकते हैं, हम कह सकते हैं उसको कि सेरेब्रल एडेमा लीड कर सकते हैं। नेक्स्ट लेग को आईसी ब्लीडिंग या इंट्राक्रेनियल हेमरेज के काजेस नहीं, वो सब एरेक्टाइड के अंदर होता है। सही, हेमोरेजिक ट्रांसफ्यूजन हेमोरेजिक ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? लेट्स सपोज एक पेशेंट इस्केमिक स्ट्रोक के साथ है, हमने उसको टीपीए लगा दिया। सही है, टीपीए स्टैंड फॉर, सलीम बता देगा टीपीए। हम इस्केमिक स्ट्रोक वाले पेशेंट को टीपीए क्यों लगाते हैं? टीपीए स्टैंड फॉर, जिन स्टूडेंट को पता है हाथ रेस कर, कल हमने बात की थी इसकी डॉक्टर। टीपीए घर पे नहीं पढ़ा था, वकास अब नहीं आए थे, डबल कसूरवार हो, पढ़ा भी नहीं था। जाकिर टीपीए इजहार, मैंने डिस्कशन भी उस पे की थी। स्ट्रेप्टोकाइनेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस क्या है? टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर है। मैंने उसके वो इंडिकेशन, वो नर्सिंग केयर क्या किस प्रोटोकॉल के साथ हम लोग लगाते हैं वो सब मैंने डिस्कस किया था। तो वो बाकी चीजें अगर याद नहीं है, कम से कम क्लास ऑफ ड्रग्स तो आप लोग याद कर लो। सही है, स्ट्रेप्टोकाइनेस को हम कहते हैं टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। अगर हम किसी पेशेंट को इस्केमिक स्ट्रोक है और हमने उसको हेमोरेजिक ट्रांसफ्यूजन लगाया, लेट्स सपोज हमने इस पेशेंट को टीपीए पे रखा, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर पे हमने इसको रखा है, सही है, और ज्यादा डोज दे दिया, ब्लीडिंग के ज्यादा चांसेस इस पेशेंट को हो सकते हैं। ठीक है। या अगर हमने कोई और ऐसे जिस पेशेंट को हाइपर कोगुलेबिलिटी डिसऑर्डर होती है, जिसके अंदर कोगुलेशन के ज्यादा चांसेस होते हैं, हमने उसको हेपरिन या दूसरे मेडिसिन दे दी, उसके खून को हमने मजीद पतला कर दिया, तो चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन काज इसकी टीपीए है। तो नेक्स्ट काज याद रखो, अगर पेशेंट को हेमोरेजिक ट्रांसफ्यूजन है तो चांसेस है कि उसको इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक, इसके अलावा और काज सर इक्लेम्शिया हो सकती है? इक्लेम्शिया कैसे? सर इसमें भी तो हाइपरटेंशन, हाँ, उसके अंदर हम इक्लेम्शिया को नहीं हाइपरटेंशन को कहेंगे। सही। अब किसी भी रीजन की वजह से अगर बढ़ते हैं तो ब्लड प्रेशर लीड करता है उस प्रोसेस को। अब आ जाए आईसी ब्लीडिंग पे, सब एरेक्नाइड हेमरेज। इसके अंदर जो ब्रेन के मेनिंजेस होते हैं, उसके अंदर जो मिडल लेयर है उसके अबव ब्लीडिंग हो जाती है, और उसके मोस्ट कॉमन काज जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे होते हैं एन्यूरिज्म। ठीक है, एन्यूरिज्म सबको पता है कि आउट बल्जिंग हो जाती है। ठीक है, कोई आर्टरी के अगर यहाँ पे लेट्स सपोज ये नॉर्मल आर्टरी है, ये वाला एरिया इसका बल्ज है, बाकी ये, तो इस बल्जिंग आउटवर्ड को हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड एन्यूरिज्म। सब एरेक्नाइड हेमोरेज के मोस्ट कॉमन काज क्या होते हैं? सेरेब्रल एन्यूरिज्म। ठीक है, नंबर फर्स्ट पे लिखो। क्योंकि एन्यूरिज्म एल्सवेयर हार्ट के अंदर भी हो सकते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं, हम स्पेसिफाई करते हैं अगर हेमोरेजिक स्ट्रोक है और स्पेशली सब एरेक्नाइड हेमोरेजिक स्ट्रोक के पेशेंट को, तो उसके अंदर सेरेब्रल एन्यूरिज्म। तो इसका सिंपल मतलब कि ब्रेन के जो वेसल्स है अगर वहां पे आउटवर्ड बल्जिंग हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज सेरेब्रल एन्यूरिज्म स्पेसिफाई करने के लिए मोस्ट कॉमन काज इसके ये हैं। इसके अलावा अगर फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म, ये टाइप से अगर याद कर लो, अदरवाइज हम कार्डियक सिस्टम में ये डिटेल से पढ़ेंगे। फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म हम इसको कहते हैं कि लेट्स सपोज ये आर्टरी यहाँ से स्टार्ट है, जितना आउटवर्ड यहाँ पे आया आउटवर्ड बल्जिंग आई, उतनी आउटवर्ड बल्जिंग इस साइड पे भी आई हुई, दोनों अतराफ ऐसे आउटवर्ड बल्जिंग है, इसको हम कहते हैं दिस इज फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म। अगर सिर्फ ऐसे निकला हो, ठीक, इसको हम नाम देते हैं सिकुलर, दूसरा नाम किसी को याद है? इसको हम कहते हैं बेरी एन्यूरिज्म। बेरी एन्यूरिज्म
मोस्ट कॉमन काज क्या है, बेरिक एन्यूरिज्म, क्योंकि इसके रप्चरिंग के चांसेस कम होते हैं, ठीक है, इसके रप्चरिंग के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है, इसके क्यों कम होते हैं, क्योंकि ये दोनों अतराफ है, अगर प्रेशर बढ़ता है तो ये जो वैसे भी यहाँ से भी उतना डायरेक्ट डायमीटर बढ़ा हुआ है, अगर यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे वो डिक्रीज हो जाएगा, इसके रप्चरिंग के चांसेस कम होते हैं, तो लीस्ट कॉमन काज ये है, ठीक है। अगर हम सेरेब्रल एन्यूरिज्म की बात करते हैं, रप्चर कौन सा होगा, ये वाला रप्चर नहीं होगा, क्योंकि ये तो फूला हुआ है, ब्लड प्रेशर अगर यहाँ पे ज्यादा बढ़ा हुआ है तो यहाँ के डायमीटर कम है, यहाँ तो डायमीटर ज्यादा है, इसके रप्चरिंग के ज्यादा चांसेस होते हैं। जब ये सिकुलर या बेरिक एन्यूरिज्म या फिर सिफाक एन्यूरिज्म ये रप्चर हो जाए, रप्चर हो गया, ब्लीडिंग इसमें से निकल रही, तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज रप्चर एन्यूरिज्म। ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाते हैं, ठीक है, हाइपरटेंशन हो जाते हैं, इसके रप्चरिंग के चांसेस होते हैं। रप्चर हो गया तो ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो जाएगी, कौन सी स्पेस के अंदर, सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर, उसको हम कहते हैं सब एरेक्नॉइड हेमरेज, ठीक है, तो उसके अंदर सेरेब्रल एन्यूरिज्म। और क्या काजेज हो सकते हैं, ब्रेन ट्यूमर, वेरी गुड, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर इन दोनों के काज हो सकते हैं, ब्रेन ट्यूमर, इसके अंदर भी लिखो ट्यूमर। एवी माल फॉर्मेशन, अगर आर्टरी और वेन के अंदर मॉल फॉर्मेशन ने एबनॉर्मली बने हुए, नहीं, आर्टरी और ब्लड वेन मॉल फॉर्मेशन, मोस्ट कॉमन काज ये किसके अंदर होती है, बच्चों के अंदर, मोस्ट कॉमन इन चाइल्ड। इसके अलावा कुछ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, ये कनेक्टिव डिजीज जिसकी वजह से सब एरेक्नॉइड हेमोरेज हो सकती है, ठीक, तो कौन से कनेक्टिव टिश्यू ऐसे हैं जिसके अंदर सब एरेक्नॉइड हेमोरेज के चांसेस होते हैं। हमने एक बीमारी की बात की थी, मार्फन सिंड्रोम, याद है किसी को, क्या होता है मार्फन सिंड्रोम के अंदर, हाथ रेस करें सर जिसको पता है, वेरी गुड, सबको पता है, ठीक है, मार्फन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होते हैं जिसके अंदर जो स्ट्रक्चर प्रोटीन होते हैं, ये कोलेजन प्रोटीन होते हैं, वो नहीं बन रहे होते, ठीक है, तो स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी आ जाती है, हम उसको कहते हैं कि दिस इज मार्फन सिंड्रोम, जेनेटिक डिसऑर्डर है और कुछ फैमिलीज के अंदर भी रन कर रही होती है। अगर मार्फन सिंड्रोम है किसी पेशेंट को और उसके जो ब्लड वेसल है सेरेब्रल के अंदर, तो इसके सराउंड में क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू अगर वो प्रॉपर्ली नहीं बने हुए हैं, ये वीक बने हुए, ये वो कनेक्टिव टिश्यू, तो उस आर्टरी की वीकनेस के वजह से भी प्रोन होता है कि वीक होगा और रप्चरिंग के भी चांसेस उसके हो सकते हैं। इसके अलावा अनदर एक हमने बीमारी पढ़ी थी, एहलर डेनलोस सिंड्रोम, इस सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, एहलर डेनलोस सिंड्रोम के अंदर, इसको ये सलीम को याद इसलिए होगा क्योंकि सलीम को मैंने बुलाया था, इसने एक्सप्लेन भी किया था। ज्वाइंट के अंदर हाइपर मोबिलिटी, स्किन के अंदर हाइपर इलास्टिसिटी, वेरी गुड, और एट्रोफी होती है, और किस चीज की, सही, ज्वाइंट्स की डिविएशन। इसके अंदर अगर किसी पेशेंट को एहलर डेनलोस सिंड्रोम होते हैं तो उसके सेरेब्रल जो आर्टरीज होती है जो उस एरिया को ब्लड सप्लाई दे रही होती है वो एबनॉर्मली बन रहे होते थे, ये उसके अंदर उसकी इलास्टिसिटी भी खराब हो जाती है, ठीक है, इसके अलावा वो कमज़ोर भी हो जाते हैं, उसके अंदर वो स्ट्रेंथ भी नहीं रहते, तो ये वाले पेशेंट भी ज़्यादा रिस्क पे होते हैं जिस पेशेंट को कनेक्टिव टिश्यू डिजीज हो, जिस तरह मार्फन सिंड्रोम या एहलर डेनलोस सिंड्रोम, ठीक, मैनिफेस्टेशन दोनों की याद रखो। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर प्रोटीन है, कोलेजन प्रोटीन, वो एबनॉर्मली बन रहे होते हैं, ठीक है, या नहीं बनते। और एहलर डेनलोस सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, ये भी जेनेटिक और फैमिलियल डिसऑर्डर है, स्किन के अंदर हाइपर इलास्टिसिटी आ जाती है, जॉइंट के अंदर हाइपर मोबिलिटी और उसकी डिविएशन हो जाती है, जॉइंट नॉर्मली उस शेप के नहीं होते, सही, तो ये वाले पेशेंट भी रिस्क पे होते हैं कि इनको सब एरेक्टाइड हेमरेज हो सकते हैं। और क्या काजेज हो सकते हैं इसके अलावा, सही, हाँ, वो लीस्ट कॉमन काज है, हम कह सकते हैं कि मेनिंजाइटिस की वजह से हो सकता है अगर इन्फेक्शन हो ज़्यादा सीवियर केस में चला जाए, समटाइम ब्रेन एक्सिस लीड टू या इंसेफेलाइटिस लीड कर रहा होता है उसके, लेकिन ये वो वाले काजेज है जो मोस्ट कॉमनली पेशेंट इसके साथ
हमें मिल रहे होते हैं। So इसमें भी ट्रांसफ्यूजन हो सकता है जी इसमें भी ट्रांसफ्यूजन हो सकता है इससे नहीं, इसमें बहुत रेयर होता है। सही, सबसे ज़्यादा अगर ट्रांसफ्यूजन होते हैं ब्लीडिंग पहले यहाँ पे स्टार्ट हो जानी है। सही, क्योंकि ये वाले सेरेब्रल आर्टरी के जो सब ब्रांचेस होते हैं वो ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। ठीक, ये जब आगे पढ़कर जाते हैं ये डिवाइड होते हैं। लेट्स सपोज ये एंटीरियर मिडल सेरेब्रल आर्टरी और ये एंटीरियर, ये फिर सब ब्रांचेस में चला जाता है। सही, तो वो स्मॉल होते हैं, उसके रप्चरिंग के ज़्यादा चांसेस होते हैं तो सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर। और जब हम ईसीजी उस पे एक्सरे में या सीटी स्कैन में देखते थे तो उसके अंदर हमें हमारे वो कंट्रास्ट हमें नजर आ रहा होता है। लेट्स सपोज कि ये अगर सब एरेक्नॉइड स्पेस है और इसके अंदर ब्लीडिंग हुई थी, हमें वो कंट्रास्ट वो इंजेक्शन यहाँ पे वाइट कलर का नजर आ रहा होता है कि यहाँ पे नॉर्मली तो ऐसी कोई चीज अगर ये कंट्रास्ट इंजेक्शन यहाँ पे की है तो इसका मतलब यहाँ पे ब्लड भी गया होगा, आर्टरी रप्चर हुआ होगा। क्योंकि लेट्स सपोज कि अगर यहाँ से नॉर्मली वो हमें वाइट कलर का वो कंट्रास्ट नजर आ रहा है, ठीक, यहाँ पे ये आर्टरी में से यहाँ पे भी हमें नजर आते हैं तो उसका सिंपल मतलब है कि यहाँ पे आर्टरी रप्चर है। ठीक, फिर वो हम डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर कर लेंगे। लेकिन सब एरेक्नॉइड हेमरेज इस वाले को देखो सही कि ये अगर पिया मीटर और इसके अबव सब एरेक्नॉइड मीटर और एरेक्नॉइड मीटर के अबव अगर ब्लीडिंग हुई तो उसको हम कहते हैं सब एरेक्नॉइड हेमरेज। मोस्ट कॉमन का एक ही याद रखना है, सेरेब्रल एन्यूरिज्म, और उसके अंदर मोस्ट कॉमन कौन सा याद करना है, बेरी एन्यूरिज्म या सेकुलर एन्यूरिज्म। जब ये रप्चर होगा तो सब एरेक्नॉइड हेमरेज होगा। इसके अंदर इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग के अंदर मोस्ट कॉमनली इसके अंदर भी ट्रॉमा लिख दो, ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। दोनों के क्या है, ट्रॉमा है, हाइपरटेंशन है। इसके अलावा अगर सेरेब्रल हेमोराइड एंजियोपैथी है तो ये लीस्ट कॉमन काज है, और इसके अलावा हेमोरेजिक ट्रांसफ्यूजन या टीपीए वो भी लीस्ट कॉमन काज है इसके। हाँ अच्छा, ये बच्चों के अंदर होते हैं। एट्यू आर्टरी और वेन के जब बन रहे होते हैं बच्चों के अंदर, ठीक है, अगर ये बने, लेट्स सपोज के हम पढ़ते हैं कि ब्लड वेसल के सराउंड में 3 लेयर होते हैं, ठीक है, और सबसे स्ट्रॉन्ग वाले जो है वो मिडल लेयर है, ठीक है, ट्यूनिका मीडिया। अगर वो एब्नॉर्मली बने बच्चे के ब्लड वेसल है उसके अंदर वो वाला लेयर नहीं है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, तो उसको वो वाला लेयर जो प्रोटेक्ट कर रहा होता है वो वाले रेजिस्टेंट टिश्यू के ज्यादा चांसेस होते हैं जी। या आप ऐसे पूरा लिख दो, आर्टरी वेन मॉल फॉर्मेशन, ठीक, आर्टरी और वेन के खराब फॉर्मेशन बनना। जी एक बंदे वो स्मोकिंग करता है और दूसरे बंदे उसको हाइपरटेंशन है, ज्यादा रिस्क कौन से उसको हाइपरटेंशन वाले को, ठीक, क्योंकि स्मोकिंग बाद में काज करेगी हाइपरटेंशन, ठीक। हम अगर रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, ठीक है, कि ये सेकुलर एन्यूरिज्म या सेरेब्रल एन्यूरिज्म, ठीक है, इसकी अगर हम काजेस की बात या रिस्क फैक्टर की बात करते हैं, ठीक, तो उसके अंदर मोस्ट कॉमनली हाइपरटेंशन, ये कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, एनलर इसके अलावा स्मोकिंग, ठीक है, अल्कोहल कंजम्पशन, इसके अलावा ड्रग इंड्यूस, ठीक है, एक इथेनॉल एक ड्रग्स होता है, ये भी याद कर लो। ये ज्यादातर हम कहाँ पे यूज करते हैं, इथेनॉल, नहीं इथेनॉल हमारे पास लेट्स सपोज अगर ड्रग्स है कौन से डिजीज के अंदर हम यूज करते हैं, किसी डिजीज के अंदर नहीं यूज करते हैं जब किसी पेशेंट अगर इनहेल मेथनॉल के साथ आ जाता है, सही, लिखो अपने पास, अगर कोई पेशेंट है उसने इनहेल किया किस चीज को, मेथनॉल या मेथाइल या इथाइल, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, हम उसकी टॉक्सिसिटी को खत्म करने के लिए पेशेंट को इथेनॉल देते हैं, अदरवाइज ये हम किसी चीज के अंदर नहीं देते, ठीक है। टॉक्सिसिटी ऑफ इथेनॉल या इथाइल, ठीक है, इसकी टॉक्सिसिटी को खत्म करने के लिए हम इथेनॉल देते हैं, और इथेनॉल किस चीज के काज है, सेरेब्रल एन्यूरिज्म के। फिर सेरेब्रल एन्यूरिज्म अगर रप्चर हो गया तो सब एरेक्नॉइड